जब मैं ब्याह कर इस घर में आई तो मैंने सोचा था मेरी जिंदगी एक हसीन सपने की तरह गुजरेगी। नमन मेरा पति एक फौजी अफसर था, मजबूत, खामोश और बहुत ही प्यार करने वाला इंसान। शादी के शुरुआती दिन ऐसे थे जैसे मौसम में बहार आ गई हो। मेरी सास भी बहुत प्यार से पेश आती थी, खास तौर पर जब नमन घर में होते। वो मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाती थी, हर बात पर मेरा ख्याल रखती। नमन की छुट्टियां खत्म हो रही थी, हम दोनों जानते थे कि उन्हें वापस अपनी ड्यूटी पर जाना है, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। वो पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगे थे। रातों को जागते, कभी कभार बेटी को सीने से लगाकर घंटों बैठे रहते। मैंने पूछा भी क्या बात है नमन, कुछ परेशान हो? तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कहते, बस तुम दोनों की अब आदत सी पड़ गई है, इसलिए जाना मुश्किल लग रहा है। मेरी 2 साल की बेटी अन्नू नमन की जान थी, वो उसे छुटकी कहकर बुलाते थे। जाने वाले दिन जब वो तैयार होकर बाहर आए तो बेटी को उठाया, सीने से लगाया, फिर उसके गाल पर प्यार दिया। अन्नू हंस रही थी, मगर नमन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ पल के लिए पत्थर सी रह गई। दिल में एक धड़कन सी जागी। आप रो रही हैं? मैंने नरमी से पूछा। उन्होंने नजरें चुराई। नहीं, बस कुछ नहीं। नमन के जाने के बाद घर जैसे सूना सूना सा हो गया था। हर चीज खामोश, हर कमरा खाली सा लगता था। सास अब भी वैसे ही नरमी से बात कर रही थी, जैसे कि कुछ बदला ही ना हो। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, बेटी के साथ वक्त बिताती, नमन की दी गई यादों को सीने से लगाकर खुद को संभालती रही। नमन के जाने के 1 हफ्ते के बाद सास ने मुझे बाजार भेजा। 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी और साबुन ले आना। हाँ, देख कर लेना कि ज्यादा महंगा ना हो। ये पहला मौका था कि मैं घर से अकेली निकली थी। जब मैं बाजार गई तो वहां हर तरफ चहल पहल थी, लोग खरीदारी में लगे हुए थे, लेकिन मुझे सब कुछ बेरंग लग रहा था। शाम को वापसी पर मैंने देखा कि सास फोन पर किसी से बात कर रही थी। उनका चेहरा बहुत सख्त और परेशान था। जैसे ही मैं किचन में सामान रखकर बाहर निकली, अचानक सुना, नमन, हाय मेरा बच्चा। मैं भागकर ड्राइंग रूम में पहुंची। वो फोन जमीन पर फेंक चुकी थी, दोनों हाथों से सिर थामे बैठी थी। क्या हुआ माँ? कौन था? फौज की तरफ से फोन आया था, वो शहीद हो गया है। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। मेरी बेटी मेरे सीने से लगी हुई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, जुबान जैसे बंद हो गई। कुछ पल के बाद मैं उठी, बेटी को गोद में उठाया, कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ भगवान से पूछती रही, क्यों इतनी जल्दी, आखिर क्यों? अगले दिन फौज के 2 अफसर बात करने के लिए आए। सास ने घर के दरवाजे पर ही उनके साथ कुछ बातें की। मैं अंदर ही रही। वो बार बार कहती रही, हमें पता है, हमें जानकारी दे दी गई है, ये तो भगवान की मर्जी है। 3 दिन बाद मेरा भाई संजीव इंग्लैंड से आया। वो एयरपोर्ट से सीधा हमारे घर पहुंचा। मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। मैं चुप थी, बस आंखों से आंसू बहते रहे। उसने मुझे कुछ देर के लिए कमरे में अकेले बिठाया और सास से अलग बात करने लगा। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे हर सवाल का कुछ अजीब जवाब दे रही हो। रात को संजीव मेरे कमरे में आया। महिमा, मैं तुम्हें और अन्नू को साथ में ले जाना चाहता हूँ। अब भला तुम्हें यहाँ पर क्या करना है? ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। मैंने धीरे से कहा, ये नमन का घर है, यहाँ उसकी चीजें, उसकी खुशबू है, मैं कैसे छोड़ दूं? तुम अपनी बच्ची के बारे में तो सोचो, वो अब तुम्हारी पूरी दुनिया है। इसलिए तो नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि नमन की बेटी उसके बिना किसी और देश में पलकर बड़ी हो। संजीव ने कुछ देर खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर सिर हिलाया। अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 2 दिन बाद वो वापस चला गया। जाने से पहले कुछ पैसे भी मुझे दिए। जब तक सरकार से कोई मुआवजा या फिर पेंशन शुरू नहीं होती तो इससे तुम काम चला लेना। मैंने वो पैसे लेकर अलमारी में रख दिए। जिंदगी का एक नया पन्ना शुरू हो चुका था। अब मैं नमन की विधवा थी। लोग मेरे पास दुख जताने आते, लेकिन सबके चेहरे पर एक सा ही दुख था। हर कोई बस रस्म अदा कर रहा था। सास ने बहुत जल्द ही मुझे ये कहना शुरू कर दिया, तुम लोगों से मिलना जुलना अब कम करो। ये वक्त तुम्हारा लोगों से दूर रहने का है। तुम्हारा पति मरा है। मैं मान गई।
हालांकि कुछ औरतें सिर्फ दिखावे के लिए आई थीं। एक दिन पड़ोसन संगीता आई। उसने अन्नू के लिए कपड़े खरीदे थे। जैसे ही वो मुझसे मिलकर चली गई, मेरी सांस बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? पति मर गया और तुम हंस हंस कर बातें कर रही हो। मैंने खामोशी से कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। संगीता आपके साथ भी तो बैठी थी। तुम अभी नई विधवा हो, तुम्हारे लिए कुछ नियम होते हैं। उसी दिन से मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि अब हर बात में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश होगी। सास ने एक दिन मेरा मोबाइल भी ऑन करके ले लिया। ये फोन मुझे दे दो, जब तक तुम विधवा हो तुम्हें इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाई से बात कैसे होगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारी बात करवा दूंगी। मैं चुप हो गई। दिल में कुछ टूट गया, लेकिन जुबान पर कुछ भी नहीं लाया। बेटी बीमार हो गई, उसे बुखार हो गया। मैंने दवा लाने की बात की तो मेरी सास ने जवाब दिया, बस थोड़ा सा बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। उस रात मैंने खुद ही पानी में कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखा। बच्ची की आंखें बंद थीं, वो बस सिसक रही थी। मेरा दिल भर आया। नमन, तुम होते तो क्या इस तरह से होता? मैंने नमन के कपड़े जो अभी तक उसकी अलमारी में ही थे, उनको निकाल कर साफ किया। फिर उन्हें तह लगाकर वापस रख दिया। हर कमीज को छूकर ऐसा महसूस होता कि जैसे वो अभी दरवाजे से वापस आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद मेरी सास ने मुझे रसोई का सारा काम सौंप दिया। उन्होंने कहा, मैं थक चुकी हूँ, अब ये सब तुम संभालो। मैंने सिर हिला दिया, कोई सवाल नहीं किया। मुझे पता था कि ये बस शुरुआत है, लेकिन मेरी नीयत साफ थी और मेरा दिल दृढ़ था कि मैं नमन की अमानत, उसकी बेटी को लेकर उसकी दहलीज पर खड़ी हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आने वाले दिन मुझसे और कितने इम्तिहान लेने वाले हैं, लेकिन मैं तैयार थी, खामोश मगर भीतर से मजबूत। खाने पीने के हालात भी अब अजीब होने लगे थे। सास खुद के लिए होटल से खाना मंगवाती और मेरे लिए वही बची हुई थोड़ी सी सब्जी और रोटी, और कई बार तो कुछ भी नहीं होता। मैंने अपनी बेटी के लिए बचे हुए पैसों से एक बिस्कुट का डिब्बा खरीद लिया। सास ने देख लिया और गुस्से से बोली, ये क्या अय्याशी हो रही है? ये फिजूल खर्ची करने की इजाजत तुम्हें किसने दी थी? अन्नू के लिए खरीदा है माँ जी, मैं खुद कुछ भी नहीं खा रही थी। मैंने कहा, अभी से इसे ऐसी आदतें लगाओगी तो फिर ये कल क्या करेगी? भूखी रहेगी तभी तो सहना सीखेगी। एक दिन मैंने कहा, माँ जी, आप चाहे तो घर के खर्चों का हिसाब मैं लिख कर रख सकती हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे हिसाब सिखाओगी? अभी 2 दिन ही हुए हैं आए हुए और आंखें दिखाने लगी हो। मैंने फिर से खुद को चुप करवा लिया। खामोशी ही मेरी ढाल थी। मेरी बेटी अब मेरी गोद में सिमट कर सोती थी तो लगता था कि यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जो मुझे संपूर्ण बनाती है। एक दिन सास ने मुझसे कहा, जैसे ही गम के दिन खत्म होंगे, या तो तुम खुद काम पर जाओगी या फिर मैं ही तुम्हें पालूं, तुम दोनों को। मैं घर के काम करती हूँ, बाकी भी आप जो कहेंगी कर लूंगी। मैंने कहा, करोगी क्यों नहीं करोगी? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के दिन गए, अब तुम्हारे। एक दिन मैंने देखा कि उनकी पहली शादी से बेटी आई हुई थी। दरअसल सास ने 2 शादियां की थी। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी, लेकिन सास उससे बहुत खुश होकर बातें कर रही थी। अब तुम ही हो मेरी अपनी, बाकी सब तो पराए हैं। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैं अंदर गई और अन्नू को गोद में लेकर बैठ गई। आंसू निकल आए, लेकिन खुद को संभाल लिया। यही तो मेरी ताकत है, यही मेरी पहचान है। सास का व्यवहार बदल चुका था, लेकिन अब मैं खुद को बदलने पर तुली थी, बस अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। दिन बदल रहे थे और मेरा सब्र धीरे धीरे जवाब देने लगा था। ये तुम्हारे करने के काम हैं, मैं कब तक तुम्हें खिलाती रहूं? एक दिन खाना बनाते बनाते सास ने गुस्से में कहा, मैं तो पहले भी खाना बनाती थी, आज भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे कहा। मैं किचन में गई, पुराने आटे से रोटियां बनाई, बची हुई सब्जी गर्म की और बेटी के लिए प्लेट लगाई। जब अन्नू ने रोटी को हाथ लगाया तो देखा उस पर सफेद फफूंदी लगी थी। सब्जी से भी अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने अपनी सास से कहा, ये खाना सही नहीं लग रहा है, बेटी के लिए कुछ और बना दूं? अपनी औकात में रहो, तुम्हें जो मिल रहा है वही खाओ और इसे भी वही खिलाओ। मैं तुम दोनों के नखरे नहीं उठा सकती।
बेटी ने रोटी को सब्जी में डुबोकर खाना शुरू कर दिया। मैंने कई बार मना किया, नहीं बेटा इसे मत खाओ, मगर वो भूख से तड़प रही थी। अगले दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी। दोपहर में अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और वो एकदम से बिस्तर पर गिर गई। मैं भागकर सास के पास गई। बेटी की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल ले चलिए। अस्पताल? पैसे क्या पेड़ों पर उगते हैं? थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने उन्हें दुहाई दी, माँ जी एक बार चलकर देख लीजिए, अगर उसे कुछ हो गया तो। चुप रहो, अभी अभी विधवा हुई हो और बाहर निकलने की इजाजत मांग रही हो। जो होगा भगवान खुद ठीक करेगा। मैं बच्ची को गोद में लेकर बैठ गई। वो थरथरा रही थी, चेहरा सफेद था और शरीर पसीने से भीगा हुआ। मैंने गीला कपड़ा माथे पर रखा और भगवान को याद करने लगी। 1 घंटा बीता, हालत और खराब हो गई। मैंने फिर कहा, भगवान के लिए डॉक्टर को बुला लीजिए। ये सब तो दिखावा है, मुझे पता है तुम हमदर्दी बटोरना चाहती हो, लेकिन याद रखो तुम पर अब कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे जैसी बहुत औरतें देखी हैं मैंने। मैं पीछे हट गई, दरवाजे की तरफ देखा, बाहर निकलने का सोचा। उसी शाम संगीता, जो कि पड़ोसन थी, दरवाजे पर आई। सास ने खिड़की से देखा और गुस्से से बोली, अब यहाँ मत आना, मेरी बहू किसी से नहीं मिलेगी। संगीता दीदी कुछ कहना चाहती थी, मगर सास ने दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। रात तक बेटी की हालत बेहद बिगड़ चुकी थी, वो बेहोश हो गई थी। मैंने फिर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे सब्र का इतना कठिन इम्तिहान क्यों ले रहे हो? मेरी बच्ची को बचा लो। मैं दिया जलाकर बेटी को गोद में लिए भगवान के सामने बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज गले में ही अटक गई थी। रात भर अन्नू में कोई हरकत नहीं हुई, उसका माथा ठंडा होता जा रहा था। मैंने कई बार उसकी सांसें चेक की, जो कि बहुत धीमी थी। मैंने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर बाहर से कुंडी लगी थी। सास की आवाज आई, कहा था ना, बाहर कदम रखा तो इस घर का रास्ता भूल जाना। मैं कुछ नहीं बोली, बस एक ही प्रार्थना थी, मेरी बेटी बच जाए। सुबह की रोशनी कमरे में आने लगी। सास ने दरवाजा खोला और बोली, क्या फायदा है ऐसे रोने धोने से? भगवान को दिखावा करने से कुछ भी नहीं होता। तुम तो माँ बनने के लायक ही नहीं थी। माँ जी, अगर आप दवा मंगवा देती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। दवा से जिंदगी नहीं आती, नसीब से आती है। मैंने अन्नू के माथे पर हाथ फेरा। दोपहर तक उसकी सांसों में थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसने आंखें तो नहीं खोली, लेकिन पसीना आने लगा। मैंने फिर माथे पर गीला कपड़ा रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सास ने पर्दा हटाकर देखा और चिल्लाई, कौन है? आखिर क्या दिक्कत है तुम लोगों को? हम किसी से भी नहीं मिलते हैं। मैं दौड़कर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन सास, वो तो पहले ही रास्ता रोक चुकी थी। जाओ, वापस अंदर जाओ, और खबरदार अगर किसी से इशारे से भी बात करने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखें झुका ली। बेटी की तरफ मैं वापस आ गई। दोपहर में किचन से बदबू आने लगी। मैंने जाकर सफाई करनी चाही तो सास ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, तुम्हें यही दुख खाए जा रहा है ना कि मैं खाती हूँ और तुम्हें नहीं देती? तुम्हारी बेटी बीमार है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ की तरह सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा सूप ही दे दीजिए। ये होटल नहीं है और मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं चुपचाप वापस आ गई। शाम तक अन्नू ने हल्की आवाज में पानी मांगा। मैंने मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, वही चम्मच से उसके होठों पर डाला। वो हल्का सा मुस्कुराई। एक लम्हे को लगा कि जैसे मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली हो। रात को अंधेरा छा गया। कमरे में भगवान के सामने बस दिया जलाकर रखा था। मैं बेटी को लपेटकर अपने साथ लगा लिया। बाहर सास के फोन पर बात करने की आवाजें आ रही थी। अब ये भी मर जाएगी तो सुकून होगा। मैं तो कहती हूँ भगवान इसे भी उठा ले। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को सीने से लगा दिया। हे भगवान, अब तुम ही सहारा हो। तुम जानते हो कि सच क्या है। उनकी जुबान से जो भी बातें निकल रही हैं, उन्हें अब तुम ही सुन रहे हो। मैं बेबस हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़े दिल वाले हो। पूरी रात डरावने सपनों में गुजरी। हर थोड़ी देर के बाद अन्नू की हालत चेक करती। वो हल्की सी सांस ले रही थी। मैंने उसके पैर दबाए, हाथ फैलाकर भगवान से भीख मांगती रही। सुबह होते ही किचन में जाकर आटे से थोड़ी सी रोटी बनाई। ना तो तंदूर था, ना चूल्हा सही से काम करता था। पुराने तवे पर बगैर घी की सूखी रोटी थी।
उसे पानी में नरम करके अन्नू को दी। उसने थोड़ा सा निवाला खाया, फिर आंखें बंद कर ली। मेरे दिल में उम्मीद जगी। मैं चुपके से कमरे के कोने में बैठकर एक बार फिर से प्रार्थना शुरू करने लगी। पिछले कई दिनों से यही मेरा रूटीन था। भगवान के सिवा मेरा कोई आसरा नहीं रह गया था। किचन से बर्तनों की आवाज आई। शायद सास नाश्ता बना रही थी। मुझे देखकर बोली, सुबह सुबह फिर से रोने धोने बैठ गई? अब क्या हर दिन यही दिखावा करेगी? मैंने नजर नहीं उठाई, ना कोई जवाब दिया, न सवाल किया। सिर्फ दिल में एक ही बात दोहराती रही, भगवान मेरी बेटी को सलामत रखना। बस इतनी सी जिंदगी चाहिए मुझे। इस पल दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। सास चौंकी, उखड़ी सी दरवाजे की तरफ गई। अब कौन आ गया है? रोज कोई ना कोई हमारा सुकून खराब करने आ जाता है। उन्होंने दरवाजे की दरार से बाहर झांका, फिर जैसे उनका शरीर पत्थर का हो गया। वो पल भर के लिए सदमे में चली गई। चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैं कमरे से निकली तो सास की नजरें दरवाजे के बाहर जमी थी। कौन है माँ जी? उनके होंठ कांपने लगे। ये तो नमन है। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल ने धड़कना बंद कर दिया। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन सास ने हाथ से रोकने की कोशिश की। दरवाजा खुला और सामने नमन खड़ा था। खाकी वर्दी, चेहरे पर थकान, बड़ी हुई दाढ़ी, लेकिन आंखों में वही चमक। वो जिंदा था। मैं एक लम्हे के लिए कुछ समझ ही नहीं सकी। पलके झपकाना भी भूल गई। कदम डगमगा गए। नमन। वो एक लम्हे को खामोश रहा, फिर आगे बढ़कर बोला, हाँ महिमा, मैं हूँ। मैं जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बार बार दोहराने लगी, हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। नमन अंदर आया। अन्नू को देखकर उसकी आंखें भर आईं। ये बीमार लग रही है। उसने झुककर अन्नू के माथे को चूमा। पापा आ गए बेटा, आंखें खोलो। मैंने सास की तरफ देखा। वो कुर्सी पर बैठ चुकी थी, खामोश, जैसे कि जुबान बंद हो चुकी हो। नमन ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने बात क्यों नहीं की? मैंने एक नजर सास की तरफ देखा और फिर कहा, फोन मेरे पास नहीं है। मेरे दुख के दिन थे, इसीलिए फोन मुझसे छीन लिया गया। बेटी बीमार है और तुमने दवा क्यों नहीं दिलवाई? दवा के लिए बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। नमन का चेहरा सख्त हो गया। और तुम अम्मा, तुमने इतनी भी परवाह नहीं की थी अपनी पोती की? सास ने नमन से नजरें चुरा ली। नमन ने जल्दी से अन्नू को उठाया और बोला, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। मैं भी खामोशी से नमन के साथ गई। अन्नू की हालत कुछ संभल चुकी थी, मगर डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत दी, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। दवा वक्त पर देना, सही से खुराक और पूरी तरह से आराम बहुत जरूरी है। नमन अस्पताल के कमरे में मेरे बराबर में बैठा था। कभी वो बच्ची की तरफ देखता तो कभी मुझे। महिमा, तुमने उसे ऐसा खाना क्यों दिया जो उसे बीमार कर दे? क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया कि वो क्या खा रही है? मैंने खामोशी से आंखें झुका ली। मैं पूछ रहा हूँ महिमा, कोई जवाब दो। नमन, मैं खुद उसके हाथ से वो रोटी छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भूखी थी। कई बार मना करने के बावजूद भी वो खा गई। भूखी क्यों थी? खाना तो तुम बनाती हो ना? मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। कभी बची हुई सब्जी मिलती थी तो कभी बासी रोटी। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? भाई के जरिए भी तो बात हो सकती थी ना? मेरे पास फोन ही नहीं था। मैंने कहा ना कि इस दुख की घड़ी में माँ जी ने फोन भी छीन लिया था। बाहर जाने की इजाजत भी नहीं थी। तुम्हारी माँ समझती थी कि अगर मैं किसी से भी बात करूंगी तो ये बेशर्मी होगी। नमन के चेहरे का रंग बदलने लगा। ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती? तुम तो शहीद हो चुके थे। नमन के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसने माथे पर हाथ रखा और बोला, मुझे अभी हेडक्वार्टर से पता चला है कि मेरी शहादत की जानकारी गलत फहमी थी। हकीकत में मेरी खबर लापता होने की दी गई थी और लाश का भी तो कुछ पता नहीं चला था। फिर ये झूठी पहचान कैसे हो गई? यही तो सवाल है नमन। जिस दिन ये जानकारी आई, माँ जी ने खुद फोन पर सुना था और फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी को फोन करने भी नहीं दिया। उन्होंने ही सबको बताया कि तुम शहीद हो चुके हो। नमन ये सुनकर खामोश हो गया। अस्पताल का कमरा अचानक से बहुत बड़ा और सन्नाटे वाला लगने लगा। मैंने बच्ची की तरफ देखा।
वो अभी भी बेहोशी में लेटी थी। नमन उठकर बाहर गया। कुछ देर बाद वापस आया तो बोला, डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्ची ने कोई जहरीला खाना खाया है। आमतौर पर ये चीज खराब सब्जी या फिर बासी खाने से होती है। इसकी हालत अब ठीक हो रही है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर हिला दिया। मुझे एक बात बताओ महिमा, अम्मा का व्यवहार तुम्हारे साथ इतना सख्त कब से हो गया? जिस दिन संजीव वापस गया उसके बाद से। पहले सिर्फ उनकी बातों में फर्क आया, फिर काम, फिर ताने, फिर खाने पर पाबंदी, और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। लेकिन वो तुम्हें तकलीफ क्यों देना चाहेंगी? नमन, मैंने कई बार सोचा लेकिन कभी समझ ही नहीं आया। पर अब लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा है जो कि हमें नहीं बताया गया है। नमन ने कलाई पकड़ ली। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने मुझे पाला है, लेकिन माँ सिर्फ पालने से नहीं बनती और सच छुपाने से भी नहीं। उन्होंने तो उस बच्ची के सिर पर एक बार भी हाथ तक नहीं फेरा। नमन कुछ देर बाद बोला, जब मैं दुश्मन के कब्जे में था, 6 महीने तक उनकी कैद में रहा। हर दिन यही सोचता रहा कि तुम दोनों कैसी होगी। तुम्हें तो मेरे लापता होने की जानकारी मिली होगी, लेकिन मेरे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम पर ये सब गुजर रहा होगा। तुम वापस आ गए, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमें अब सच तक पहुंचना होगा। मैं यूनिट से बात करके जानकारी निकलवाऊंगा। कॉल रिकॉर्ड, कागजातों में लिखी हुई बातें, और ये भी कि फोन किस नंबर पर किया गया था। मैंने कहा, इसके अलावा मोहल्ले की संगीता दीदी ने एक दिन कहा था कि ये बात पता चलने के बाद माँ जी ने किसी से फोन पर बात करते हुए कहा था कि अब सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। वो बात मेरे दिल में आज तक बैठी है। नमन ने आंखें बंद कर ली, जैसे एक एक बात पर ध्यान कर रहा हो। हमें ये मामला साफ करना होगा। मैं तुम्हें और अन्नू को अब ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहां तुम लोग सुरक्षित ना हो। मैंने धीरे से कहा, मुझे अब सिर्फ सुकून चाहिए और अन्नू के लिए सुरक्षित माहौल। नमन ने हाँ में सिर हिलाया। मैं सच जानकर रहूंगा, चाहे फिर वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अस्पताल की खामोशी के बीच हम दोनों ने दिल में फैसला कर लिया था। अब धोखा सहने का वक्त खत्म हो चुका था। अब हिसाब लेने का वक्त था, और ये सच जिसने हमें एक दूसरे से दूर रखा बहुत जल्द हमारे सामने होगा। अस्पताल से वापसी के बाद घर का माहौल भले ही सुकून से भरा लग रहा था, मगर असली खामोशी के पीछे एक सवाल खड़ा था। सच क्या है? नमन अक्सर अपनी सोच में खोया रहता। मैंने उसे कई बार रात को बैठकर आंखें बंद किए देखा, जैसे कि वो माँ जी की गुत्थियां सुलझा रहा हो। अन्नू बेहतर हो रही थी। मैंने कुछ दिनों के लिए फिर से किचन की जिम्मेदारी संभाली, मगर इस बार नमन की मौजूदगी का फर्क साफ दिख रहा था। सास अब मुझसे कम बोलती थी, और अगर कुछ कहती भी तो नमन के सामने अपने आप को बहुत खुश दिल दिखाने की भरपूर कोशिश करती। एक शाम नमन ऑफिस गया हुआ था। मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। बेटी अंदर सो रही थी। सास फोन पर बात कर रही थी। मैं उनके कमरे के बाहर से गुजर रही थी कि तभी अचानक आवाज साफ सुनाई दी। हाँ, मैंने तो खुद पता करवाया था। यूनिट के लोगों ने कहा था कि वो लापता है, लेकिन मैंने कहा कि वो तो शायद शहीद ही हो गया होगा। 1 साल गुजरने दो, फिर सारी जायदाद मेरे हाथ में आ जाएगी। ये सुनते ही मेरे कदम वहीं रुक गए, सांसें थम गईं। अगली बात तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। सोचा था महिमा को विधवा बनाकर रखूंगी और वो बच्ची, उसे भी अपने काबू में रखती। नमन की सारी जायदाद मेरे नाम पर आ जाती। मेरे हाथ से दुपट्टा गिर गया। मैं तेजी से बाहर कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। दिल धड़क रहा था। ये वो औरत थी जिसे मैं माँ कहती रही, जिसे पति की निशानी समझकर हमेशा इज्जत दी। शाम को जब नमन वापस आया तो मैंने सारी बातें उसे बताईं। मैंने खुद सुना है नमन, माँ जी कह रही थी कि उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे शहीद होने की बात फैलाई ताकि जायदाद पर कब्जा हो जाए। नमन ने मेरी तरफ देखा। चेहरे पर हैरानी और अविश्वास दोनों थे। महिमा, तुम्हें शायद कुछ गलत सुनाई दिया होगा। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ। वो फोन पर किसी से खुलकर बातें कर रही थी। मैं अम्मा को जानता हूँ। हाँ, वो सख्त तो हो सकती हैं, कभी कभी कुछ गलत काम भी कर लेती हैं, लेकिन इतना बड़ा धोखा।
अगर तुम्हें अब भी शक है तो फिर किसी तीसरे से सच के बारे में पता करो। नमन खामोश हो गया। वो सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो उसे टाल भी नहीं सकता था। अगले दिन एक पुराना चेहरा दरवाजे पर प्रकट हुआ। माली रामू, जो कि बरसों से हमारे घर के बगीचे का ख्याल रखता आया था। वो कई महीने से गायब था। अब वो अचानक आया, हाथ में एक छोटा सा थैला, चेहरे पर झिझक। नमन साहब, राम राम। सुना है आप वापस आ गए। मैं तो समझा था। नमन ने दरवाजे पर उसे गले लगा लिया। हाँ रामू काका, बहुत लंबी कहानी है। आओ बैठो, बात करते हैं। मैं चाय लेने किचन में गई और वापस आकर आंगन के एक तरफ बैठ गई। रामू काका ने हिचकते हुए कहना शुरू किया, साहब जी, आपके जाने के कुछ दिन बाद ही यूनिट से एक फोन आया था। वो लोग कह रहे थे कि आपकी कोई खबर नहीं, अभी सिर्फ लापता की रिपोर्ट है। नमन फौरन बोला, तो अम्मा ने क्या किया? उन्होंने गुस्से से फोन रखा और अगले दिन मोहल्ले में ये बात फैला दी कि आप शहीद हो गए हैं। पास के थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और कुछ दिन के बाद अखबार में भी छपवा दिया। लेकिन ये सब क्यों? साहब, मैं तो नौकर हूँ, बहुत कुछ अपने कानों से सुना। अम्मा जी अक्सर फोन पर किसी से बात करती थी कि जायदाद उनके नाम पर हो जाएगी, क्योंकि अब कोई वारिस भी नहीं बचा। मैंने एक दिन उनसे कह भी दिया था कि सब्र करिए, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और आप वापस आ जाएं। इस बात पर उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा, रामू, तुमने जो सुना है वही कहना, वरना नौकरी से निकाल दूंगी। नमन का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपना सिर पीछे कुर्सी पर टिका दिया। तो वो सब झूठ था? वो सब कुछ पहले से सोचा गया था? जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, इसीलिए काम छोड़कर चला गया था। दिल नहीं माना कि इतने बरस जिस घर में काम किया वही लोग धोखा दें। नमन ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, रामू काका, तुमने जो कहा वो बहुत जरूरी है। मैं जान गया हूँ कि सच क्या है। रामू काका उठ खड़े हुए। मैं आपका नौकर हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो गवाही देने को भी तैयार हूँ। नहीं काका, तुमने आज अपने नमक का हक अदा कर दिया है। अब बस मेरे लिए प्रार्थना करना। उस रात नमन ने मुझसे कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ महिमा। तुमने जो कुछ भी कहा उसका कोई हिसाब नहीं, और मैंने अपनी अम्मा की सच्चाई पहचानने में बहुत देर कर दी। मैंने उसके हाथों को थामा। अब हम दोनों सच के साथ हैं, बाकी भगवान खुद ही इंसाफ करेगा। उस दिन के बाद ये तय हो गया था, झूठ ज्यादा देर तक नहीं छुपता। अब तक माँ जो ममता का रिश्ता दिखा रही थी, वो धोखे के पर्दे से निकलकर सामने आ चुका था, और सच्चाई की रोशनी में हमने अपना अगला रास्ता देखना था। दोपहर का वक्त था। नमन आंगन में कुर्सी पर बैठे ऊपर की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो वापसी के समय नजर आता था। वो कई घंटे से चुप थे। मैंने उनके सामने चाय रखकर वापस पलट गई, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने आवाज दी, महिमा, अम्मा घर पर हैं? हाँ, कमरे में हैं। सुबह से बाहर नहीं आई। मैं बात करना चाहता हूँ, अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। नमन उठा और धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला हुआ था। मेरी सास पलंग पर ही बैठी थी और सामने अलमारी के दराज में कुछ तलाश कर रही थी। नमन ने बिना कुछ कहे सीधा बोला, मैं सब कुछ जान गया हूँ। सास ने एकदम से गर्दन मोड़ी। क्या जान लिया है तुमने? यही कि जो तुमने किया वो किसी माँ का काम नहीं था। तुम्हारे शब्दों का क्या मतलब है? अनजान मत बनो अम्मा, रामू काका ने सब बता दिया है। महिमा ने खुद तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुमने मेरे लापता होने की जानकारी को शहादत में बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि जायदाद पर कब्जा कर सको। मेरी सास कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, मैंने किया था ऐसा। नमन का रंग उड़ गया। यानी कि तुम मानती हो? क्यों ना मानूं, सब कुछ मेरे सामने था। तुम लापता थे और मुझे पता था कि अब वापस नहीं आओगे। मैं भला इसमें क्या गलत किया है? तुमने मेरी पत्नी और बच्ची को भूखा रखा, उन्हें कितना परेशान किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे नाम पर जमीन और मकान हो जाए। इस घर की असली वारिस मेरी बेटी है, तुम नहीं। नमन चौंक पड़ा। क्या मतलब? सास ने नजरें उस पर गड़ा दी। तुम मेरी कोख से नहीं पैदा हुए, तुम्हारे पिता की पहली पत्नी के बेटे हो तुम।
ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। नमन ने दीवार का सहारा लिया। ये कब की बात है? तुम 3 साल के थे जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ। तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी की और मैंने तुम्हें पाला और संभाला, लेकिन तुम कभी भी मेरे नहीं हो सके। तुम हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बनते रहे। नमन एक पल को सदमे में खड़ा रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, तो तुमने सौतेली माँ बनकर वो सब किया जो मैं अब तक किस्से कहानियों में पढ़ता रहा था। मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया है। वो मेरी सगी है, वही मेरी असली वारिस है। अच्छा, जो बेटी तुम्हें शादी के बाद मुंह तक नहीं लगाती है, अरे वो तो बस कुछ वक्त के लिए मुझसे नाराज है। आखिर को वो मेरी सगी बेटी है, आएगी तो मेरे ही पास ना। नमन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, फिर पलटा। तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र थी, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि जिस बेटे ने तुम्हें माँ कहकर पुकारा, तुम्हें हमेशा अपनी माँ समझा, उसे तुमने किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने जो किया अपने होशो हवास में किया, तुम नहीं समझोगे। हाँ अम्मा, शायद माँ का मतलब मैं वाकई नहीं समझा, क्योंकि अगर यही माँ होती है तो फिर दुश्मन की कैद में वो 6 महीने मेरे लिए बहुत आसान थे। नमन कमरे से निकल आया। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। उनकी हालत देखकर दिल फट रहा था। रात को नमन ने मुझसे कहा, महिमा तुम ठीक कहती थी, सच वाकई कड़वा होता है। मेरी अम्मा मेरी कभी माँ थी ही नहीं, लेकिन तुमने जो सच जाना वो तुम्हारी हिम्मत को दिखाता है। कम लोग ही होते हैं जो सच्चाई को बर्दाश्त कर पाते हैं। मैंने उन्हें अपनी माँ समझा और उन्होंने मुझे एक रुकावट। शायद इसीलिए उन्होंने कभी मेरी बातों में दिलचस्पी ही नहीं ली, मेरे फैसलों पर हमेशा सवाल उठाए, और मेरी मौजूदगी से उन्हें सिर्फ ये खतरा था कि कहीं तुम सब कुछ मुझे ना दे दो। नमन खामोश हो गया। कुछ लम्हों के बाद बोला, मैं फैसला कर चुका हूँ। अब जायदाद का फैसला मैं करूंगा। अन्नू मेरी जायदाद की वारिस होगी और तुम उसकी नॉमिनी। नमन, बदले की नीयत से फैसला मत करो, बस जो सही है उसका साथ दो। महिमा, मैं किसी से बदला नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इंसाफ कर रहा हूँ। सुबह माँ जी अपने कमरे से बाहर नहीं आईं। नौकरानी ने बताया कि वो चुपचाप सामान पैक कर रही थी। उनकी बेटी ने उन्हें बुला लिया था। मैंने नमन से पूछा, क्या मैं रोकूं उन्हें? नमन ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, जाने दो उन्हें, वही रास्ता पकड़ने दो जो उन्होंने खुद चुना है। घर में अन्नू की हंसी की आवाज गूंजी। नमन ने उसे उठाया और कहा, अब बस, यही है मेरा रिश्ता और तुम, बाकी सब खत्म। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक नई जिंदगी का दरवाजा खुलने वाला था, जिसमें झूठ, फरेब और साजिश की जगह सच्चाई, प्यार और भरोसा सब कुछ था। घर का माहौल बदल चुका था। वो चुपचाप की जाने वाली बातें, वो खाली नजरें और वो सख्त लहजे, सब कुछ खामोश हो चुका था। नमन ने अपनी माँ के सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। वो खुद ही खामोशी से अपना सामान बांधकर चली गई थी। जाते वक्त कुछ भी नहीं कहा, ना कोई सफाई, ना अपने किए पर शर्मिंदगी। सिर्फ दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। नमन ने दरवाजा बंद किया तो जैसे घर की दीवारों से भी सुकून की सांसें निकलने लगी हों। अब कोई धोखा इस छत के नीचे नहीं रहेगा। उसने कहा था, जब मैंने पूछा, तुमने माँ जी को रोका क्यों नहीं? महिमा, खून के रिश्ते अगर जहर बन जाएं, तो फिर उनका दूर हो जाना ही बेहतर होता है। मैंने बस सिर हिला दिया। मेरे दिल में अब भी ये खलिश थी, लेकिन मैंने उसे शब्दों का रूप नहीं दिया। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर मरहम वक्त ही रखता है। पहले हफ्ते माँ जी की तरफ से कोई खबर नहीं आई। नमन ने भी किसी को भेजने या हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। घर के रोजमर्रा के कामों में व्यस्तता बढ़ गई थी। अन्नू अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और घर में उसकी हंसी की आवाज गूंजने लगी थी। एक दिन जब नमन ऑफिस गए हुए थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की संगीता दीदी खड़ी थी। महिमा, सुना है अम्मा जी अपनी बेटी के घर गई थी? जी, सही बताया गया है। सुना है वहां भी उनका झगड़ा हो गया। बेटी ने कह दिया कि मैं तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बनी हूँ। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोलकर उसे अंदर बुला लिया। आप बेटी से भी भला क्या शिकायत करें? माँ जी ने जिंदगी में जिसे जो दिया है वही लौट कर आया है। संगीता दीदी कुछ देर बैठी, फिर चली गई। उसी दिन शाम को नमन थका हारा हुआ घर आया। मैंने उसे बताया कि उनकी बेटी ने भी उनसे हाथ खींच लिया है।
अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं हो रही थी। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं पर्दे से झांकी तो अम्मा खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरा धुआं धुआं। दरवाजा खोला तो वो एक लम्हे को खामोश रही, फिर अन्नू से बोली, यही वो दरवाजा है जहां पर मेरी वापसी मुझे मुमकिन लगी। मैं पीछे हटी। अंदर आ जाइए, नमन अभी ऑफिस में है। वो अंदर आई, आंगन में बैठ गई जैसे बरसों से थकी हुई हो। पानी दिया तो धीरे से पिया, फिर बैग से 2 जोड़ी कपड़े निकाले और कोने में रख दिए। मेरी बेटी ने कहा, ये घर मेरे पति का है, तुम्हारा नहीं। जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। मैं खामोशी से सुनती रही। तुमसे माफी भी नहीं मांग सकती महिमा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो माफी से नहीं, रिश्ता जोड़ने से जुड़ते हैं। हम माफ करने वाले हैं, नफरत नहीं रखते, लेकिन भरोसा भी वही होता है जहां निभाया जाए। सिर्फ शब्दों से रिश्ते नहीं बनते माँ जी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। शायद बरसों में पहली बार उनकी आंखों में खालीपन था। मैं किसी कमरे के कोने में जगह चाहती हूँ, सिर्फ उस वक्त तक जब तक मेरी जिंदगी है। ये घर नमन का है, वो जो फैसला करेंगे वही होगा, लेकिन आपके लिए आपकी रोटी और छत जरूर होगी। नमन शाम को आया तो मैंने खामोशी से बताया। वो कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, मैं उन्हें सौतेली माँ की बजाय एक उम्र दराज औरत के तौर पर देखना चाहता हूँ, जो अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत चुका रही है। तो क्या वो रह सकती हैं यहाँ? वो रहें या ना रहें, लेकिन फैसला मेरा नहीं, अन्नू का होगा। वो अम्मा की गोद में जाए, चाहे तो अम्मा को पोती मिल जाएगी, वरना बस एक छत और रोटी। मैंने अम्मा को ये बात बताई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंगन के कोने में जाकर बैठ गईं। वही चुपचाप सोती, वहीं बैठी रहीं। कई दिन गुजर गए। एक शाम अन्नू ने खुद उनके पास जाकर अपनी गोद में सिर रख दिया। अम्मा के हाथ वहीं रुक गए, आंखें भीग गईं। मैंने वो मंजर देखा और दिल ही दिल में कहा, भगवान, तुमने माफ करना सिखाया है और ये बच्ची हमारे बीच का पुल बन गई है। हमने एक कमरा उन्हें दे दिया जहां वो रहने लगी। उनके लिए अलग बिस्तर, अलग बर्तन रखे गए। कोई इल्जाम नहीं दिया गया, कोई ताना नहीं मारा गया, क्योंकि तूफान के बाद जो सुकून आता है वो अगर खामोशी से समेट लिया जाए तो दिल में रोशनी बस जाती है, और वो रोशनी हमें गहरे अंधेरों से बचा लेती है। हमें लगा शायद माँ का दिल बदल गया होगा। घर में अब वो शोर शराबा नहीं था जो पहले था, ना ही वो चुपचाप जहरीली खामोशी। एक अजीब सी फिजा थी, जैसे सब लोग एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हो। मेरी सास अभी भी आंगन के कोने में बैठती थी, ज्यादातर खामोश। मैं रोज सुबह उनके लिए चाय रखकर आती, जवाब में वो सिर्फ नजरें झुका लेती। अन्नू अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। वो घर में दौड़ती, खेलती और हर किसी से बात करती, सिवाय अपनी दादी के। शायद वो बच्ची होने के बावजूद सब कुछ महसूस कर चुकी थी। एक दिन नमन ऑफिस से जल्दी आया। मैं किचन में थी जब उसने कहा, महिमा, मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में खाना खाएं, जैसे पहले कभी खाया करते थे। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, तुम भी साथ बैठोगी। मैं और अन्नू सब मिलकर खाएंगे, और अम्मा, उन्हें भी बुला लेना। मैं रुकी, फिर धीरे से कहा, अगर वो आए तो। नमन खुद जाकर माजी को बुलाने गया। अम्मा अलमारी में कुछ रख रही थी। जैसे ही नमन कमरे में गया वो चौंकी। न जाने क्या था जो उन्होंने छुपा लिया। नमन ने उनकी इस हरकत को नजरअंदाज किया और कहा, अम्मा, आज सब लोग साथ में बैठते हैं। बहुत दिन हो गए डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठे। उन्होंने नजर उठाकर नमन को देखा, कुछ कहना चाहा, फिर खामोशी से उठकर आ गईं। हम सबने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैंने सब्जी, चावल, रोटियां लाकर रखी। अन्नू ने अपनी प्लेट अम्मा की तरफ खिसका दी। दादी, यह आपके लिए। अम्मा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। ठीक है मेरी बेटी। खाने के दौरान नमन ने कहा, अम्मा, मैंने आपसे बहुत शिकायतें की, शायद सख्त भी हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम नई शुरुआत करें। उन्होंने जवाब में कोई बात नहीं कही, सिर्फ सर हिला दिया। वो शायद लफ्जों से माफी मांगने की हिम्मत नहीं रखती थी, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। हमें महसूस हुआ जैसे वो दिल से शर्मिंदा हैं, बस अपनी शर्मिंदगी को शब्दों का रंग देने के हुनर से वो वाकिफ नहीं है। रात को नमन ने मुझसे कहा, महिमा, मुझे एक बात कहनी है। मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा।
जी, कहिए। मैं जानता हूँ तुमने बर्दाश्त की इंतहा दी है, लेकिन आज जो हमने एक साथ बैठकर खाना खाया, वो तुम्हारे ही सब्र का नतीजा था। अगर तुम बदले की भावना रखती, तो शायद ये सब मुमकिन नहीं होता। मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये सोचा कि अन्नू को एक ऐसा घर मिले जहाँ सुकून हो। किसी बच्ची के लिए उसके अपनों का साथ ही सब कुछ होता है। नमन खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में शुक्रगुजारी साफ दिख रही थी। उसी दिन से अम्मा ने धीरे धीरे खुद को बदला। अब वो रोज शाम को अन्नू को कहानियां सुनाती हैं, उसके बालों में तेल लगाती हैं और खुद से कुछ कम बोलती हैं। शायद वो अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अन्नू भी अब दादी के साथ अच्छा महसूस करने लगी थी। एक दिन उसने कहा, माँ, दादी बहुत अच्छी है, अब मुझे डांटती भी नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब वो तुमसे सच में प्यार करती हैं। जिंदगी ने जैसे नया मोड़ ले लिया था। नमन की वापसी, सच का इंसाफ और बिखरे परिवार का दोबारा जुड़ना, ये सब एक चमत्कार लगता था। एक शाम अम्मा ने घर के सभी लोगों को इकट्ठा किया। मैंने इस घर में बहुत गलत फैसले किए हैं, रिश्तों को अग्नि परीक्षा में डाला है, लेकिन महिमा और नमन, तुम दोनों ने मुझे माफ करके मेरे दिल को बहुत हल्का कर दिया है। मेरी उम्र के ऐसे हिस्से में मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा सही सलामत रखे। माँ की बातें दिल को छू लेती थी, लेकिन न जाने क्यों नमन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी होती, जैसे वो अभी भी किसी बेयकीनी में है। एक दिन अम्मा ने पहली बार अपने मन से किचन में कदम रखा। ये वो वक्त था जब कुछ और राज से पर्दा उठने वाला था। मैं किचन में काम कर रही थी। जब मुड़कर देखा तो दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, महिमा, मैं चाहती हूँ आज चाय मैं बनाऊं। उनके लहजे में अजीब सा सुकून था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाई। जी जरूर। चाय बनाते वक्त वो बोली, तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, लेकिन तुमने बेटी बनकर भी मेरा हक अदा किया है। जिस घर को मैंने तोड़ने की कोशिश की, तुमने जोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, ये सब वक्त ने सिखाया है। मैं किचन से निकल गई। नमन घर पर ही थे। मैं दूसरे कमरे में जाकर अपने कामों में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद अचानक मुझे नमन की आवाज सुनाई दी, अम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं फौरन किचन की तरफ भागी। फर्श पर कुछ दवाइयां बिखरी पड़ी थीं और अम्मा डर के मारे कांप रही थीं। नमन गुस्से और अफसोस के मिले जुले जज्बातों में खड़े होकर कह रहे थे, आपने अब तक अपना दिल साफ नहीं किया था। मैं कैसे नहीं समझ सका कि आप बदली नहीं हैं। आप आज भी मुझे उतनी ही नफरत करती हैं। इसीलिए आपने हम सबको खत्म करने की कोशिश की। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अम्मा हाथ जोड़ रही थी, माफी मांग रही थी, लेकिन नमन ने साफ शब्दों में कह दिया, अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आपको इस घर से जाना होगा। इससे पहले कि अम्मा अपनी सफाई में कुछ कह पाती, वो उनके कमरे में गए और उनके कपड़े बैग में डालने लगे। मैंने एक नजर अम्मा पर डाली और किचन से निकल आई। नमन उन्हें ओल्ड एज होम छोड़कर आए, इस उम्मीद में कि जिन्हें हालात सबक ना सिखा सके, शायद उन्हें वक्त और रिश्तों की दूरी ही सबक सिखा दे। जाते वक्त अम्मा की आंखों में आंसू थे, शायद सच्चाई के या शायद एक और धोखे के। अब तो मैं भी समझ में नहीं पा रही थी। उनके जाने के बाद कुछ दिन घर का माहौल काफी उदास रहा। अन्नू भी उन्हें बहुत याद करती रही, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। उस रात नमन ने मेरी तरफ देखा और कहा, काश तुम्हें मैं शब्दों में बता सकता कि तुमने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। मैंने कहा, अगर हमने सच्चाई के रास्ते पर चलना नहीं सीखा होता तो आज हम एक साथ नहीं होते। वो हंसे, यही तो तुम्हारी खूबी है महिमा, तुमने हर हाल में खुद को संभाल लिया। नहीं नमन, मैंने अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जीना सीखा, और तुम्हारे लिए, जिस पर मुझे भरोसा था कि वो एक ना एक दिन लौटेगा। मेरी कहानी शायद उन औरतों की जैसी हो जो खामोशी से सब कुछ सहती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने यही सीखा कि सब्र, प्रार्थना और सच्चाई कभी हारती नहीं। वक्त कितना ही जालिम हो, अगर इंसान सच्चाई पर डटा रहे तो उसे मंजिल जरूर मिलती है। बेटी के लिए जीना हर माँ का फर्ज है, लेकिन मैंने सिर्फ माँ बनकर नहीं, औरत बनकर भी अपनी बेटी को बचाया। उसकी इज्जत, उसका अधिकार, उसका बचपन
सब कुछ बचाया। मैंने नमन की मोहब्बत पर भरोसा रखा। हालांकि दुनिया ने कह दिया था कि वो मर चुका है, लेकिन मेरा दिल कहता था कि वो लौटेगा। और फिर वो लौट भी आया, बिल्कुल उस लम्हे जब मेरी उम्मीद आखिरी सांस ले रही थी। मैंने जिस सास को अपनी माँ समझा, उसने मुझे बहुत जख्म दिए, मगर मैंने नफरत के बदले दुआ की। मगर शायद वो फिर भी दिल से साफ नहीं हो सकी। मैंने देखा कि सच्चाई तकलीफ देती है, लेकिन वही मुक्ति का रास्ता है। एक विधवा, एक माँ, एक बहू बनकर मैंने जिंदगी के हर पल को जिया। और आज जब मैं अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखती हूँ, तो मेरा दिल कहता है कि ये सब कुछ उसी सब्र का नतीजा है। ये घर अब पूरी तरह से मोहब्बत, माफी और सुकून से भरा है। और मैं वही महिमा हूँ, लेकिन अब कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और संपूर्ण हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।